तो वेलकम क्लास 11, स्वागत है आपका। आज के टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन या इस टॉपिक में से आपके एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं एसएससी लेवल तक के या टीजीटी तक के या यूँ कहते हैं सीटेट वगैरह तक में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बहुत ठीक से आप अभी से अपना देख लीजिएगा, और भी कोई देख रहा तो उसके काम आएगा ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो सबसे पहले आता है हमारा संविधान की विशेषताओं में सबसे लंबा और विस्तृत संविधान, या यूं कह लो द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड। इससे बड़ा संविधान, भारत से बड़ा संविधान पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। मूल रूप से जब यह संविधान बना था इसमें 395 अनुच्छेद 395 आर्टिकल्स थे। हालांकि बाद में किसी के आगे ABCD का लगाते लगाते अब लगभग 465 के करीब अनुच्छेद या उससे ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन याद रखना, जब कभी वैसे आता है जब मूल रूप से बेसिकली जब ये संविधान बन के तैयार होता तब इसमें 395 ही आर्टिकल या अनुच्छेद थे। 22 भाग हैं इसके, 22 पार्ट्स। पहले 8 अनुसूचियां, 8 शेड्यूल्स बोलते हैं इनको, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब ये 12 हो चुकी हैं। ये 4 कौन कौन से संशोधन से जुड़ी है और कौन कौन सी अनुसूचियां हैं इसके बारे में हम जब आगे संशोधन आएगा तब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है भारत का संविधान। अब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा और कितना विस्तृत है। हर चीज बहुत विस्तार, बहुत डिटेल के साथ इसमें लिखी गई है। तो ये है इसकी पहली विशेषता। बढ़ते दूसरी की तरफ। तो सेकंड पॉइंट आता है इसमें लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। अलिखित संविधान भी होते हैं, लिखित भी होते हैं। अब आपसे आ जाए क्वेश्चन कि लिखित संविधान के उदाहरण दो, तो इंडिया और अमेरिका, इन दोनों का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह लो, अमेरिका कह लो, इनका संविधान लिखित है, रिटन है। अब आप एक देश ऐसा सोचो जो अलिखित हो, तो अलिखित आ जाता है ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, अनरिटन है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है भारतीय संविधान की विशेषता कि भारत का संविधान एक पूर्ण रूप से लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हर चीज विस्तार के साथ लिपिबद्ध लिखी गई है, ताकि आगे चलकर कोई भी समस्या आए तो आप उस लिखित सामग्री या लिखित जो आपके सामने संविधान है, कानून है, उसका स्पष्ट दिखाकर आप ये दिखा सकते हैं भाई ये चीज़ लिखित है और ये सही है, या इसके अनुसार मुझे न्याय मिले। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आपके सामने एक लिखित संविधान है। और इंडिया की संविधान की विशेषता है एक बड़ा विस्तृत होने के साथ साथ ये लिखित संविधान भी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, उसकी मेन 2 बातें हैं। एक, वास्तविक शक्तियां, रियल पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और प्रेसिडेंट के पास नाम मात्र की, केवल दिखाने की शक्तियां होती है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास, और जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है जिसके पास वास्तविक शक्तियां मौजूद है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। ये 2 बातें संसदीय शासन की याद रखना। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के पास, राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां, और संसद के प्रति प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल पूरा जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें 4 शब्द आ जाते हैं, लोकतंत्र, गणराज्य, गणतंत्र, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। इन चारों के लिए बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मैं एक वीडियो जिसमें भारतीय संविधान के दर्शन है, बहुत डिटेल में उसमें बता चुका हूं। वो नहीं देखा तो देख लेना, आई बटन में लिंक छोड़ रहा हूं। फिर भी बहुत शॉर्ट में चलूंगा। लोकतंत्र, जहां लोगों का शासन होता है, या लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि लोगों के नाम पे शासन करते हैं। गणराज्य, गणतंत्र, गण मतलब जनता, जनता का राज्य। अब वो लोकतंत्र से अलग है। जिस देश का मुखिया मतलब कि राष्ट्रपति उसी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसको बोलते हैं गणतंत्र। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ये दोनों शब्द पहले संविधान में नहीं थे। मैं पहले क्लियर कर दूं, ये 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। 42वें संशोधन से इन दोनों शब्दों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। उससे पहले ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। हालांकि समाजवाद को लक्ष्य जरूर बताया था 1955 में कांग्रेस ने, पर ये पहले संविधान या उस प्रस्तावना में मौजूद नहीं थे। अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है संघात्मक संविधान
परंतु एकात्मक शासन की ओर झुकाव। देखो, संघात्मक शासन या फेडरल होता है जो रूल होता है, उसमें क्या होता है, दो प्रकार की सरकारें होती है, एक केंद्र सरकार या राष्ट्र सरकार जो पूरे राष्ट्र पर कंट्रोल या शासन करती है, कंट्रोल तो नहीं, यूं कह लो कि पूरे राष्ट्र पर शासन करती है, और राज्यों की भी अपनी सरकारें होती हैं जो राज्यों के अंदर काम करती है या राज्यों पर सरकार या रूल चलाती है। यूं कह लो कि राज्य सरकारें अलग काम करती है, केंद्र सरकार अलग काम करती है, और राज्य और केंद्र सरकार में शक्तियों का विभाजन, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन संविधान के द्वारा कर दिया जाता है। तो भारत में संघात्मक शासन को अपनाया गया है। यहाँ भी केंद्र या राष्ट्र सरकार है और राज्यों की भी अपनी एक सरकार है, अलग अलग है, परंतु एकात्मक शासन की ओर ज्यादा झुकाव। इसमें सबसे बड़ी बात यह, संघात्मक शासन तो है भारत में, परंतु केंद्र सरकार की शक्तियां ज्यादा रखी गई हैं, इसलिए केंद्र की ओर या एकात्मक शासन की ओर ज्यादा झुकाव बोला जाता है। तो संघात्मक शासन है परंतु झुकाव ज्यादा एकात्मक शासन की ओर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो संविधान की विशेषताओं में दूसरा है कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण। देखो, कठोर संविधान क्या होता है, जिसमें आसानी से परिवर्तन या संशोधन ना किया जा सके, मतलब जिसमें संशोधन या परिवर्तन की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन या कठोर संविधान कहलाता है, जिसमें परिवर्तन संशोधन बहुत कठोर, मतलब बहुत ही मुश्किल है, उसे बोलेंगे कठोर। और लचीला, जिसमें आसानी से परिवर्तन या संशोधन हो सकता है। तो भारत का संविधान इन दोनों का ही मिश्रण है, मतलब इसमें कुछ पार्ट है जो कठोर प्रक्रिया से संशोधन हो सकता है या चेंज हो सकता है, परिवर्तन, लेकिन कुछ है जो बहुत आसानी से हो सकता है। अब वो कौन सा पार्ट है, क्या है, वो आने वाली वीडियोस में आगे में बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। यहाँ राज्यों की अलग नागरिकता नहीं है, अर्थात पूरे देश की एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। आप अमेरिका में जाओगे तो देखोगे वहाँ राज्य की अलग नागरिकता मिलती है और देश की अलग। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसकी डेफिनेशन बहुत ठीक से याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, याद रखना ढंग से। जब एक निश्चित उम्र के बाद, निश्चित उम्र कौन सी, जो उस देश के संविधान द्वारा निश्चित की गई, सभी को मत देने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के दिया जाए, तो उसे बोला जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पहले भारत में ये उम्र 21 वर्ष थी, 21 ईयर्स, लेकिन अब ये 18 ईयर्स है। 1989 में इसको बदलकर 18 वर्ष कर दिया गया। लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में ये याद रखना, भारत में पहले वोट देने की आयु 21 वर्ष थी, बाद में 61वें संशोधन से, 61th अमेंडमेंट से ये उम्र कम कर 18 साल या 18 ईयर्स कर दी गई, और ये संशोधन होता है 1989 में या 1989 में ये संशोधन हुआ। तो ये अच्छी तरह से याद रखना। अब आता है तुम्हारे सामने लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर। भारत का राज्य ऐसा है जो लोक कल्याण के लिए काम करता है। इसमें गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, खाने योग्य खाना, पीने योग्य पानी इत्यादि की बातें की गई है। मतलब जो राज्य या स्टेट या लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगा उसे बोला जाता है लोक कल्याणकारी राज्य। इसमें यह प्रोसीजर, प्रक्रिया अपनाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ज़्यादा पैसे वालों से टैक्स लेकर गरीबों के कल्याण के लिए योजना या कार्य करेगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। यदि देश में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए या बाहर से कोई देश विदेशी आक्रमण हो जाए, तो ऐसे में संविधान के अंदर एक प्रावधान या प्रोविजन है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। इस स्थिति में सारी शक्तियां बदलकर जो राज्य सरकार की सारी शक्तियां हैं केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं, और काफ़ी ज़्यादा शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती है, और राष्ट्रपति के माध्यम से उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल करता है। तो इस तरह से ये मान के चलो, ये प्रावधान, प्रोविज़न काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ या पावर्स मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री को दे देता है। ये तभी हो सकता है जब बहुत बड़ी आपदा या बहुत बड़ा खतरा देश पर आ जाए, और ये कब कब कैसे कैसे आया इसके डिटेल में आगे जब राष्ट्रपति की शक्ति आएगी तो पूरा डिटेल में इसके आगे पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार पहले संख्या में 7 थे, अब 6 हैं। अगर इनको कोई छीने, सरकार या कोई भी, तो आप न्यायपालिका से वापस ले सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भी मिलता है। मौलिक कर्तव्य भी याद रखना पहले संविधान में नहीं थे, ये भी 42वें संशोधन से
1976 में भारत के संविधान में जोड़े गए। ये संख्या में 10 हैं। हालांकि 11वां भी जोड़ दिया गया 2001 में, लेकिन हमेशा पहले से इनको संख्या में 10 था तो 10 बोला जाता है। अब 11वां भी जोड़ दिया गया था 2001 में। उसके बारे में भी आगे जब आएगा मौलिक अधिकार कर्तव्य तब डिटेल में बात करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सरकार के लिए निर्देश या डायरेक्शंस है कि सरकार को किन नीतियों के लिए काम करना है या लोगों के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य करने हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। किससे? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक न्याय कर सके और संविधान की रक्षा भी कर सके। निष्पक्ष, न्यायपालिका किसी का पक्ष नहीं लेगी। पक्ष से खास करके कहीं सरकार या संसद या व्यवस्थापिका या कार्यपालिका कोई दबाव बनाकर अपने पक्ष में निर्णय ना लेने लग जाए, ऐसे में उसको निष्पक्ष रखा गया है। तो न्यायपालिका यूं कह लो कि इन दोनों से स्वतंत्र है और दोनों के पक्ष में कहीं नहीं है, वो बस न्याय या संविधान की रक्षा करती है। अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट आता है स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ प्लेसेस। देखो, सरकारी नौकरियों में, लोकसभा में और राज्यसभा में या राज्य विधानसभाओं में जनसंख्या के अनुपात में जिस भी कास्ट की जितनी रेशो है, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति, यहाँ अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। एससी की जितनी भी जनसंख्या का अनुपात है उतनी मात्रा में उनका राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा, संसद, कुछ भी कह लो, यहाँ पर और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जनजातियों का भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। हालांकि ओबीसी का आरक्षण, जो अन्य पिछड़ा वर्ग का है, वो सिर्फ सरकारी नौकरियों में है। इसके अलावा अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, देश में संपर्क राजभाषा। ये थोड़ा ध्यान से सुनना। देश में हिंदी को संपर्क राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, या इसके माध्यम से संपर्क आप कर सकते हैं किसी भारत सरकार से या पूरे देश में। हालांकि ये स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। यही कारण है कि आप 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं या हिंदी दिवस बोलते हैं 14 सितंबर को। एक बात और याद रखना, लगभग 15 वर्ष तक, 15 सालों तक ये चलता रहा कि अंग्रेजी को ही कामकाज के लिए अपनाया जाएगा, लेकिन 1965 के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा भी बोल दिया गया या अनाउंस कर दिया गया, अपना लिया गया राष्ट्रभाषा के रूप में। मतलब हिंदी को 15 साल का समय लगा राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनने में। इसके बाद आता है न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति न्यायपालिका के पास है। यदि संसद या व्यवस्थापिका किसी ऐसे कानून का निर्माण करे या कार्यपालिका किसी ऐसे कानून को लागू करे, इसके बारे में डिटेल में वीडियो संविधान के दर्शन में बना चुका हूँ, फिर भी इसे जरूर देखना, अगर उसे नहीं देखा है फिर भी इसे सुन लो। यदि व्यवस्थापिका किसी ऐसे कानून का निर्माण करे या कार्यपालिका किसी ऐसे कानून को लागू करे जो संविधान का उल्लंघन, अतिक्रमण या खिलाफ हो, तो न्यायपालिका उसे रद्द घोषित कर सकती है। अब आता है पंचायती राज की स्थापना। स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट या गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, शक्तियाँ नीचे तक बटें, स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई और गांवों में पंचायती राज की स्थापना की गई। ये आपका पूरा चैप्टर जब आगे आएगा तो हम इसके इन सब के बारे में, याद रखना, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में अगला आगे आने वाला है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका संविधान सभा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले आप ये सब क्लियर करके रख लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।